कोरोना की कमजोर पड़ती तीसरी लहर की चर्चाओं के बीच भारत सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए नियम और कोविन ऐप में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत शनिवार से ही भारत आने वाले लोगों को संक्रमित मिलने पर सरकारी आइसोलेशन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से पृथक नहीं किया जाएगा। संक्रमण मिलने पर आरटी-पीसीआर जांच होगी। संपर्क में आने वालों की पहचान कर तय प्रोटोकॉल के तहत ही प्रबंधन किया जाएगा। उधर केरल में 24 घंटे में कोरोना के मामले नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। राज्य में एक दिन में 95,218 सैंपल की जांच की गई, जबकि 41,668 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं बात दिल्ली की कर लें तो दिल्ली ने निजी दफ्तरों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इस बीच एम्स ने दावा किया है कि कोविड-19 संक्रमण का असर बच्चों की तुलना में वयस्कों पर अधिक है। बच्चों में ना तो मृत्यु दर ज्यादा है और ना ही उनमें गंभीर लक्षण विकसित हो रहे हैं। सर, डर तो बिल्कुल लगता है, ज़रूर लगता है, पर यहाँ पर बात यह है कि घर पर रहकर भी कोई काम नहीं हो सकता, जिसके लिए हमें घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। घरों से बाहर निकलना भी एक टाइम पे ज़रूरी हो गया। रोज़गार का सवाल है, हर चीज़ का सवाल है, तो इसलिए घरों से बाहर तो निकलना ही पड़ रहा है। जैसे कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, फिर भी पर यहाँ पर जैसे हिमाचल में केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी जो आइसोलेशन हो रही है वो मैक्सिमम घरों में ही हो रही है। तो इसलिए मतलब डर भी है, पर हमें प्रिकॉशंस पूरे ज़्यादा लेने चाहिए। बार बार हाथ धोकर मास्क लगा कर रखना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बात यह है कि घरों से निकलना ज़रूरी है, इसलिए बाहर तो आना पड़ेगा। जैसे भीड़ में जाना भी डर रहता है। बिल्कुल डर तो रहता है जी, बिल्कुल डर है, पर उसके साथ चलते जैसे डबल डोज हो चुकी है या प्रिकॉशंस लेके बाहर तो सर आना ही पड़ेगा। ठीक ठाक जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र, मैं लुधियाना से हूँ। आप लुधियाना से हैं, तो आजकल हिमाचल में काफ़ी केस भी आ रहे हैं, किस तरह दिखते हैं? कहीं डर लगता है? सर डर तो है, लेकिन क्या करें, काम के लिए आना भी पड़ता है। यहाँ पार्टियाँ हैं, काम होता है, तो उसके लिए आना पड़ता है। तो बिना काम के भी चल नहीं सकता, बिल्कुल घर में बैठ के भी क्या करेंगे। क्या डर है कोरोना का, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। मास्क पहनो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो तो सब ठीक है, और वैक्सीन वगैरह लो अपनी। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल कोरोना के 3,47,254 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 10,050 हो गए हैं। कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामलों में 3% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि लगातार देश में कोविड के जो केस हैं वो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय इस समय बने हुए हैं। और यूपी से हमारे संवाददाता अनुज तिवारी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। अनुज, उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और ऊपर से कोरोना काल की तीसरी लहर, ओमिक्रॉन की भी लहर लगभग पूरी तरह से पीक पे आ चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार चीजें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर हम हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात कर लें तो सभी जगह अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। कानपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में कल लगभग 389 यानी 389 केसेस देखने को मिले थे। इसमें से ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं देखने को मिला। कोरोना के दूसरे जो वेरिएंट है, जिनमें कह सकते हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है, वो तो खैर कानपुर के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन कानपुर के अंदर ओमिक्रॉन का कोई केस तो देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम पूरी बात करते हैं तो कल की अपेक्षा, क्षमा चाहूंगा, अन्य दिनों की अपेक्षा जो कल का बीता हुआ दिन था, उस दिन में काफी कम पेशेंट आए हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने एक राहत की भी सांस ली है कि शायद हो सकता है कि ये अंत हो इस लहर का, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम अगर पिछले दौर की बात करते हैं तो पिछले दौर में भी ये चीजें इसी समय में सीजन में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही साथ सर्दियों के समय पर ज्यादा असर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रशासन ने तैयारियां क्या करी हैं, तो मैं जरूर इस पर अपने दर्शकों का एक थोड़ा सा नजरिया चाहूंगा कि देखिए, 5,000 जो डॉक्टर हैं, 5,000 अलग से डॉक्टर प्रशिक्षित किए गए हैं कोरोना को लेकर के। उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5,000 अलग जो डॉक्टरों की टीम है वो तो है ही, इसके अलावा भी 5,000 अलग से डॉक्टर प्रशिक्षित किए गए हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या देखने को मिली थी हमें,
तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में लगभग 151 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बिल्कुल चालू अवस्था में है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसलेटर भी यानी कि बड़े बड़े कंटेनरों में उन ऑक्सीजनों को संचित करके उस जगह पर पहुंचाया जाएगा। तो जिनकी संख्या लगभग 26,830 के आसपास है वो भी प्रदेश सरकार के पास पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बेड की बात करते हैं तो लगभग 6,000 बेडों की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, जिनमें से 3,822 जो बेड है, मैं आपको फिर से कहूंगा 3,822 जो बेड है वो वेंटिलेटर बेड है। उन वेंटिलेटर बेडों के अलावा भी जो कोच है, जो रेलवे के कोच हैं जो खाली पड़े रहते हैं किनारे यार्ड में, उनको भी कोच में भी आइसोलेशन के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है, बेडों की व्यवस्था बनाई गई है। उन सभी रेलवे कोच के अंदर भी पेशेंटों को अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो पेशेंटों को उसमें लिटा करके उनका इलाज किया जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन उसके अगर अलग हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना की तीसरी लहर कहीं ना कहीं बड़ा रूप तो ले सकती है, लेकिन इस पर जो अंकुश लगा है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस तरह से टीकाकरण हुआ है उत्तर प्रदेश हो या किसी अन्य स्थान में हो, टीकाकरण एक अहम भूमिका निभा रहा है ओमिक्रॉन को न बढ़ने से। क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं होता तो शायद ये तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भी कहीं ज्यादा विकराल साबित हो टेस्टिंग सकती को है। लेकर अभी अनुज क्या स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पर टेस्टिंग कम हो रही है, इस वजह से आंकड़े भी कम आ रहे हैं। अगर बात कानपुर की कर ले हम तो कानपुर में टेस्टिंग रोजाना जितनी होनी चाहिए क्या उतनी ही हो रही है या आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा पल्लवी। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी तो दूसरी लहर पे भी हमने देखने को मिली थी और इससे कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि तीसरी लहर में भी आंकड़ों की समस्याएं आए। क्योंकि देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो गई थी तो कहीं ना कहीं चीजें खुलकर आ रही थी। कुछ शव ऐसे थे जो नदियों के किनारे रेत के नीचे दफन मिले थे, कुछ शव ऐसे थे जिनका कुछ अता पता नहीं था। बाद में पता चल रहा था कि ये वही शव है जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है। तो आंकड़ों की एक बड़ा खेल हमें दूसरी लहर में भी देखने को मिला और कोई गुरेज नहीं कर सकते कि आंकड़ों की ये खेल तीसरी लहर में भी मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो जांचें हो रही है वो कम हो रही है, आपको बताते चले कानपुर की अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत, तो कानपुर में 112 टीमें गठित करी गई हैं घर घर जाकर के चेकिंग करने के लिए, जिसमें से जो 24 टीमें हैं 24 टीमें जो है वो कानपुर के शहरी क्षेत्रों में जिन्होंने लगभग 800 से अधिक घरों का कल निरीक्षण किया, जिसमें से केवल 11 लोगों का सैंपल लिया। उन्होंने 11 लोगों के अंदर वो सिम्टम्स दिखाई दिए, जबकि जो रेस्ट ऑफ 88 लोग हैं, 88 लोगों की जो टीम है वो 88 लोगों की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया और लगभग 300 से आसपास घरों का उन्होंने निरीक्षण करके 6 लोगों के सैंपलिंग करी। RT-PCR के लिए सारी सैंपलिंग भेजी जा चुकी है, अभी तक जांच नहीं आई है। लेकिन जो तैयारी करी गई है या आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं पल्लवी, तो कोई दो राय नहीं है कि देखिएगा दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में भी आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन मौतों की संख्या कम होगी, ऐसा विशेषज्ञों ने बोला था। और अगर हम देख भी रहे हैं तो लगभग ये आधी लहर के आसपास पीक लहर स्टार्ट हो चुकी है। मौतों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं नीचे है, मौतें उस स्तर पर नहीं हो रही हैं जो दूसरी लहर में हमने देखा था या हमने पहली लहर में देखा था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक अहम बात होती है कि संक्रमण दर तो बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर में भी इस चीज को देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं अभी रुकाव है इस चीज में और मृत्यु दर काफी हद तक रुकी हुई है। ये चीज हमें देखने को मिल रही है पल्लवी। बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि मृत्यु दर कम ही रहे और जो केसेस अभी इतनी भारी संख्या में सामने आ रहे हैं उनमें भी कमी देखने को मिले। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश में एक साथ लाखों में मामले रोजाना सामने आ रहे हैं जो कि चिंता का विषय इस समय बने हुए हैं, सरकार के लिए भी परेशानी का सबब है। एक तो सर पर चुनाव है और दूसरी तरफ कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जान कैसे बचाई जाए ये चुनौती सबसे बड़ी बनी हुई है। भारत में अब कोरोना के जो नए मामले हैं वो 3 लाख से ज़्यादा सामने आए हैं। लगभग 3,37,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के पिछले 24 घंटे में। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से ज़्यादा ही आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल की बात करें तो कल जो मामले थे वो 3,47,254 थे, जबकि अब जो नए मामले सामने आए हैं वो 3,37,704 आए हैं। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। राजीव, आपसे पूरी जानकारी हम दिल्ली के बारे में चाहेंगे, किस तरह की स्थितियां कोविड को लेकर दिल्ली में बनी हुई हैं।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरह कोरोना की स्थिति को लेकर, तो कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आंकड़ों की, तो आंकड़े भी कहीं न कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं। मगर यहाँ पर जनता जो है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कहीं न कहीं जनता को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश भी की जा रही है, मगर अभी कोशिश जो है वो धरातल पर इतनी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है। जी। बिल्कुल, बाज़ारों में भीड़ मिल रही है। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो वो अभी दिल्ली में बढ़ रही है कि घट रही है राजीव? और सरकार क्योंकि अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि कोविड केसेस को बढ़ने से रोका जाए, ये प्रयास कितने सफल होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पॉजिटिविटी रेट की है, तो वो कहीं न कहीं अभी 20% से ज़्यादा की है, जो लगातार उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग ज़रूर परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास व्यापार नहीं है। बाज़ारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, उससे कहीं न कहीं वैसे कह सकते हैं सरकार की ज़रूर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, मगर जो अधिकारी है बाज़ारों में जिनको लगाया गया था, उनकी तरफ से कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका वजह कहीं न कहीं जनता भी फायदा उठाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें, तो पिछले 24 घंटे के अंदर भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं न कहीं 10,000 से ज्यादा के हैं। तो कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे, ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें आती नजर आ रही है। जी। राजीव, विदेशी यात्रियों के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब जो विदेशी यात्री यहाँ पर आएंगे उनके लिए सरकारी आइसोलेशन की जो व्यवस्था है वो अब अनिवार्य नहीं रह गई है, यानी कि वो होम आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए जिस तरीके से क्या कहा गया है कि होम आइसोलेशन में जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं, तो यही कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन की जो स्थिति थी या फिर कोरोना की स्थिति थी, आप वो इतनी डरावनी नहीं है जितनी दूसरी लहर के अंदर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के अंदर जो वायरस का खतरा है वो काफी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है, और होम आइसोलेशन के द्वारा ही लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा की जो कह सकते हैं जो गिरती है, यानी कोरोना की जो रफ्तार है, ये वो जो आंकड़े हैं वो अभी आइसोलेशन के अंदर ज्यादा है, यानी कि होम आइसोलेशन के अंदर ही जब से ज्यादा मरीजों के इलाज किए जा रहे हैं, और उसी के द्वारा ही कहीं ना कहीं आंकड़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर अभी भी 32% के करीब मरीज हैं, यानी कि कह सकते हैं बाकी के सारे जो बेड है वो खाली पड़े हुए हैं। हर अस्पताल की स्थिति इसी तरीके की है। मगर यहाँ बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार हर तरीके से अस्पतालों के अंदर या फिर कहें जो होम आइसोलेशन के द्वारा इलाज कर रहे हैं, हर एक का आंकड़ा रखने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया जा रहा है, टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है, मगर वो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है जो होम आइसोलेशन में हो रही है, उसके अभी भी दिल्ली सरकार के पास शायद आंकड़े नहीं है। जी। बिल्कुल राजीव, अगर हम 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो इसको लेकर अभी क्या कुछ आंकड़ा सामने आया है? क्या जितने बच्चे दिल्ली में हैं इस उम्र वर्ग के, सबको वैक्सीन लग गई है या अभी भी प्रोसेस जारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जिस तरीके से वैक्सीनेशन का टीकाकरण स्टार्ट किया गया, और यहाँ तक कि बूस्टर डोज जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्टार्ट की गई, वो अभी दोनों ही तरफों से यानी कि सुचारू रूप से चालू है। लगातार हर तरीके से कोशिश की जा रही है बच्चों को वैक्सीनेशन का टीकाकरण है जो वो भी मिल सके। 15 साल के ऊपर बच्चों के लिए जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, वो अभी तक निर्धारित रूप से कहीं ना कहीं अभी भी चालू नजर आ रही है। और साथ तक की बात करें 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो बूस्टर डोज दी जा रही थी, यानी 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो बूस्टर डोज दी जा रही थी, वो भी अभी सुचारू रूप से चालू है। लगातार कैंप, यानी कि स्कूलों के अंदर जो कैंप लगाए गए थे या फिर वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे या फिर IRWA के द्वारा जो कैंप बनाए गए हैं, उनके अंदर भी लगातार वैक्सीन की जो डोज है वो दी जा रही है। मगर अभी तक बच्चों के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सुचारू रूप से चालू है, और अभी भी लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बच्चे जो है वो आएंगे आगे और टीकाकरण अपना जो करवाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सत्यप्रकाश सोनी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता लाइव इस समय हमारे साथ वो बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी मुंबई को लेकर आपसे चाहेंगे। मुंबई में कोविड की जो ये तीसरी लहर है वो इस समय क्या कुछ कह रही है? रोजाना कितने मामले दर्ज हो रहे हैं? सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए मुंबई में जिस तरह से लगातार तीसरी लहर का खौफ देखा गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो आंकड़े बता रहा है उससे ये जाहिर होता है कि लोगों को जहन में अब कोरोना की जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि आंकड़े भी कम हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि आंकड़े इसलिए कम नहीं हो रहे हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है, बल्कि आंकड़े इसलिए कम हो रहा है कि वैक्सीन जो एक तो लोगों ने टेस्टिंग। वैक्सीन लिया, दूसरी तरफ
टेस्टिंग का जो रफ्तार थी उसको थोड़ी कम कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो स्थिति बिगड़ रही थी। दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, जबकि अन्य राज्यों में 5 विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी लगातार सरकार प्रयासों में है। इसी वजह से सरकार लोगों को डराना नहीं चाहती, इस वजह से भी टेस्टिंग कम करती है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो बेहद कम है, इसकी वजह से भी लोगों के जहन में कहीं न कहीं कोरोना की जो डर है वो कम हो रही है, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में जिस तरह से लोगों के मन में डर और स्थिति देखी जा रही थी वो बेहद गंभीर थी। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति में कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। यही वजह है कि लोग जो है बिना मास्क का खुले तौर पे घूमते हुए नजर आते हैं। जी सत्य प्रकाश, 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। मुंबई में क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, और बूस्टर डोज को लेकर भी अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए पल्लवी जी, 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का दौर लगातार चल रहा है। सभी सेंटरों पर जो है ये बच्चे स्कूल के माध्यम से जाते हैं और उनको वैक्सीन दी जाती है। आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार के पास काफी लंबे चौड़े आंकड़े हैं, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन को उपलब्धता है और जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं उनको जो है दी जाती है, खासकर महानगर पालिका द्वारा उनके स्कूलों को, यानी कि मनपा स्कूलों को द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम जो स्कूली बच्चे उनको घर से बुलाया जा रहा है और उसके बाद उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है। वही दूसरी तरफ बूस्टर डोज की बात करें, महाराष्ट्र में मुंबई में 1,81,883 लोगों को चिन्हित किया है जिनको बूस्टर डोज देनी जानी है। ऐसे में उन लोगों को वैक्सीन की पहली बूस्टर डोज दी जा रही है जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे कर लिए हैं और इसके अलावा उनमें किसी तरह की खांसी जुकाम और बीमारियों जैसी कोई स्थिति न हो, निरीक्षण करने के बाद उनको डोज दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये बताया जा रहा है कि 60% लोगों को बूस्टर डोज दी गई है, जबकि वैक्सीन की पहली डोज 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 43% दी गई है। बाकी बच्चे अभी बाकी है जिनका लगातार काम जारी है। तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जिस तरह से कहती है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार अभी भी बरकरार है, पिछले 2 दिनों में मौत के आंकड़े भी बढ़ गए हैं, उसको लेकर सरकार चिंता व्यक्त कर रही है। सरकार गाइडलाइन जरूर बना रही है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना अपने पिक पर हो सकता है। बिल्कुल राजीव, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ वही मरीज भर्ती हो रहे हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि जो अस्पतालों के अंदर जो मरीज हैं वो किसी और बीमारी की वजह से आए हुए हैं और जो मौतों की जो संख्या है वो भी लगभग उन्हीं मरीजों की हो रही है जो पहले से किसी और बीमारी की वजह से इलाज करा रहे थे और साथ में कोरोना था, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से ही मौतें हुई हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े जो है वो भी जरूर घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगभग घटाई जा चुकी है। इसीलिए कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 10,000 से ज्यादा के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है। मगर केंद्र सरकार के द्वारा भी कहा गया कि टेस्टिंग की प्रक्रिया जो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए ताकि और जो मरीज है वो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा सके और उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके, चाहे वो होम आइसोलेशन के द्वारा हो या अस्पतालों के द्वारा हो। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर जो स्थिति है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो आज भी नाराज है और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं गुहार भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार दिल्ली हर राज्य की सरकार से कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके रखी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से आंकड़ों को घटाकर दिखाया है उससे कहीं ना कहीं लगता जरूर है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद आंकड़े और ज्यादा घट सकते हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, अगर मुंबई की हम बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए लोगों ने जो सीख लिया है यानी कि मुंबई महानगर पालिका और कोविड सेंटरों में जिस तरह से लगातार लापरवाही देखी गई थी उससे लोगों ने सीखा है। उसी सीख के चलते कोरोना की तीसरी लहर जब एक और आ गया की जो लहर आई है, डेल्टा की जो लहर आई है उससे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। यही वजह है कि लोग ज्यादातर अपने घर में ही आइसोलेट हो रहे हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो शरण ले रहे हैं। ऐसे में सरकारी जो हॉस्पिटल है वो खाली पड़े हैं, वहाँ लोग जाते नहीं है, क्योंकि परसों ही हमने जब वहाँ का दौरा किया था तो जानकारी मिली थी कि सरकारी हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले
पिछले दिनों लोग जागरूक भी हुए हैं। यही वजह है कि लोग सरकारी में कम जाते हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज्यादा जाते हैं। भले पैसा जाता है, लेकिन उन्हें विश्वास है प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज सही तरीके से होगा और सुविधाएं वो मिलेगी। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में पिछले दिनों जो आंकड़े आ रहे थे कि लोगों का मौत, अभी एक नया मामला सामने आया है जिसमें आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा मौतें जो है सरकारी हॉस्पिटल में हुई है। तो जाहिर तौर पर लोगों को डर भी है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह के इलाज होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ है। यही वजह है कि लोग डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय घर में भी आइसोलेट होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं आप दोनों का ही इस समय शुक्रिया अदा करूंगी तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में इन दिनों मरीज ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये भी शुभ संकेत नहीं है कि रोज़ाना 3.5 लाख से ज़्यादा केस कोविड के हमारे देश में सामने आ रहे हैं। हालांकि ये दावा भी किया जा रहा है कि पिछली 2 लहरों के मुकाबले इस लहर में मृत्यु दर काफ़ी कम है और लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, उन्हें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन लगातार कोरोना के केस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ये अच्छा संकेत हमारे लिए नहीं है। तो वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कोविड का असर बेहद कम है, ऐसा एम्स की तरफ से दावा भी किया गया है। हल्के लक्षण के साथ मृत्यु दर भी बच्चों में काफी कम देखने को मिल रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा इस समय लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, उत्तराखंड में कोविड को लेकर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार देश भर में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर वहीं हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगातार यहाँ भी जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कल की अगर बात की जाए तो कल कुल 4,964 कुल केस उत्तराखंड में बात करें तो 26,950 फुल एक्टिव केस हैं। वहीं अकेले देहरादून की अगर बात करें तो लगभग 1900 से ज्यादा जो मामले हैं वो एक्टिव हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 8 है। और दिन भर की अगर बात करें, पूरे दिन भर में लगभग 100 से लगभग 150 जो रोजाना जो केस हैं इन कोरोना के लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब जिस तरह से जो स्कूलें बंद की गई हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई समय चल रही है, हालांकि बच्चों में नहीं देखने को मिल पा रहा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से अब चुनाव भी है और साथ ही साथ चुनाव के साथ साथ जो स्कूल है वो पूरी तरह से बंद किए गए हैं, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है। लेकिन अगर हम इन इलाकों की बात करें जहां यूपी से या फिर चंडीगढ़ से अन्य जगहों से जो लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए एहतियात के तौर पर उनकी जांचें, सैंपलिंग जांच की जा रही है। साथ ही उनको जो पॉजिटिव लोग हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो लगातार, क्योंकि अब यहाँ का जो मौसम है लगातार बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है और ठंड होने के साथ साथ लोगों को खांसी जुकाम जैसी तमाम चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एहतियात बरतने के लिए लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला के अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो तमाम जो स्कूल हैं, जो खासतौर हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पे चुनाव होने लगभग उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी अब किस तरह से भी प्रशासन से लेकर भी इसके लिए भी अब पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कहीं न कहीं मुश्किलें जरूर हैं, क्योंकि अब जो हिमालय क्षेत्र है, खासतौर पर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, लगातार मौसम खराब है। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम खराब है। ऐसे में लोगों की जो स्वास्थ्य है लगातार गिरावट लोगों में आ रही है। बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लोग इस समय बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम जैसे अब बुखार लोगों को आ रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि मैं कोरोना से संक्रमित लोग हों, लेकिन कहीं न कहीं अब एहतियात के तौर पर उनकी सैंपलिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में उत्तराखंड में इस समय तमाम जो सीएससी सेंटर है। हरीश, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, ऐसे में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही होंगी स्वास्थ्य विभाग को। वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है, खासकर 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को? अभी तो देखिए, जिस तरह से वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज है वो लगभग सभी लोगों को लगा दी गई है। वहीं अगर दूसरी डोज की अगर बात करें तो वो भी 90% लोगों को लग चुकी है। वहीं अगर बात करें जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पे भी उनके जो स्कूलों में लगातार उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी।
इसके साथ ही साथ जो एनएम है, आशा कार्यकर्ती हैं, वो घर घर जाकर के लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा है, और स्वास्थ्य विभाग लगातार उन लोगों को, उन बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए मुहिम छेड़े हुए है। लगातार उन जगहों पर जाकर के, खासतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस समय मौसम खराब है, और मौसम खराब होने के चलते बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। खांसी जुकाम जैसी तमाम जो बीमारियां हैं वो लगातार पैर पसार रही हैं। इसी को लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर के लोगों को वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो वो भी घर घर जाके की जा रही है। लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित और घर में रहने के लिए भी आदेशित किए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जो तमाम इलाकों में जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, उनको उन पे निगरानी रखी जाए, उनको किस तरह से उनको बचाया जाए, इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आइडेंटिफाइड जो लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही उनको जो दवाइयाँ हैं वो उनको घर पे ही प्रोवाइड कराई जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हरीश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस चिंता में इस समय सरकार है, लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बढ़ते हुए कोरोना को किस तरीके से काबू में ला पाती है हमारी देश की सरकार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।